हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और आप लोग जो है हमारा रैपिड रिवीजन वाला सीरीज़ है उसको अच्छे से देख रहे होंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो और क्वांट भी आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग लेके आए हैं डेली डोज, जो कि आपका इंडियन इकोनॉमी पे बेस्ड होगा। इसमें क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल आपके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं, खासकर ईपीएफओ और अभी आपका जो करेंटली एग्ज़ाम्स आने वाला है उसी के लेवल का है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको यहाँ से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इन 5 क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व करें। पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन देखने से आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और देखें कि आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस और कमिटीज़। ठीक है, तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है। बताइए क्या है? एनएससी। ठीक है, आप इसको कंफ्यूज नहीं करें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से, जो कि अभी हमने लेक्चर में पढ़ा था। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है और ये जो है किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बताइए क्या है? इसका सही ऑप्शन है रंगराजन कमेटी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते क्या है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ रिजोल्यूशन डेटेड 1 जून 2005 सेट अप अ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन कमीशन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। और ये रिव्यू किया कर रहा था इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम को इन 2001। और देखिए इसका कंपोजिशन क्या है, इसको जनरली जो प्रपोज मतलब जो किया गया है कि इसको कैसे बनाना है, तो इसमें क्या है कि इसमें पार्ट टाइम चेयरपर्सन है, इसमें एक पार्ट टाइम चेयरपर्सन है और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर है। ठीक है, और ईच हैविंग स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस इन स्पेसिफाइड स्टैटिस्टिकल फील्ड्स। और जो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया जो है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ कमीशन होंगे, वो ही जो हैं इसके चीफ स्टैटिस्टिशियन उनको कहा जाएगा। और ये जनरली कौन होंगे? ही इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मॉस्पी आपने जो पढ़ा था, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री था हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था, जो हम लोग जीडीपी का, जब जीडीपी जीएनपी हम लोग पढ़े थे, वहाँ पर हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। तो ये जो है बहुत चीफ स्टैटिस्टिशियन जो है वो सेक्रेटरी होते हैं इस कमीशन के। ठीक है, और यही जो होते हैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं इस मिनिस्ट्री के। ठीक है, तो इस बात को आप लोग देख ली। अभी क्या है, देखिए ये न्यूज़ में था कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मॉस्पी जो है वो रिलीज़ किया था ड्राफ्ट नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बिल 2009 टू मेक डाटा कलेक्शन मोर ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल। एक्चुअली ये बिल, ये पहले जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो बना दिया गया था नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, तो इसको बिल के थ्रू जो है इसको स्टैट्यूटरी पावर देने का बात किया जा रहा है। ठीक है, इसको एक प्रॉपर एक नोडल ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बना दिया जाएगा और फिर जो है ये ओवरऑल इंडिया का जितना भी स्टैटिस्टिक्स होता है, चाहे वो आईआईपी, जीडीपी, सीपीआई, जितना भी कैलकुलेशन होता है उसको ये देखेगी और ये रेकमेंड करेगी गवर्नमेंट को कि क्या क्या चेंजेस लाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, ये भी देखिए अब लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके ईपीएफओ में आने का बहुत चांसेस है और ये आपका प्रीवियस ईयर यूपीएससी जियोलॉजिस्ट का एक पेपर होता है, उसमें 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको देखते हैं। बताइए, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया मेन वर्कर इज़ अ पर्सन, वहाँ पर ए छूट गया, इज़ अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट डैश डेज इन अ ईयर। ठीक है, तो इन अ ईयर होगा यहाँ पर, एक साल में जो है वो कितना काम करेगा, तो उसको हम लोग मेन वर्कर बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका 100 डेज इन अ ईयर, दूसरा है आपका 153 डेज इन अ ईयर, तीसरा है आपका 183 डेज इन अ ईयर और चौथा है आपका 200 डेज इन अ ईयर। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है 183 डेज इन ईयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, वर्कर्स आर मेनली क्लासिफाइड एज मेन एंड मार्जिनल वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। ठीक है, दोज वर्कर्स हु हैड वर्कड फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर वर टर्म्ड एज मेन वर्कर्स। मेजर पार्ट ऑफ द ईयर मीन, यहाँ मतलब हुआ कि 6 मंथ्स हो, यानी 183 डेज और मोर, उससे ज़्यादा, और जो इससे कम करेंगे उसको हम लोग बोल देंगे मार्जिनल वर्कर्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको आ सकता है, क्योंकि ईपीएफओ जो है आपका लेबर लॉ या लेबर से रिलेटेड जितना कंसेप्ट होता है उसके इन अराउंड जो है घूमता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बारे में आप और भी डिटेल पढ़ लें, ये आपका गवर्नमेंट साइट्स पर अवेलेबल रहता है इसके बारे में डेटा। ठीक है, ये जो है आपका रजिस्ट्रार जनरल वाला जो चैनल, जो उसका साइट है, उस पर आपको मिल जाएगा इसके बारे में, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। और जो है इसके बारे में आप थोड़ा बहुत देख लें, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि ये क्वेश्चन में आ जाए।
उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है, ये अभी हमने पिछले किसी डेली डोज में इसको किया था, तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है, ठीक है, इसको आपको बिल्कुल सही करना है। ये कौन सा क्वेश्चन, इसका हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ आईआईपी। आईआईपी है आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो बताइए, फर्स्ट आपका जो दिया हुआ है सीमेंट, दूसरा है फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन 3 है नेचुरल गैस, 4 है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और 5 जो है वो टेक्सटाइल्स है। तो बताइए इसमें से जो इन पांचों में से कौन कौन जो है वो कोर इंडस्ट्रीज़ में लाई करते हैं आईआईपी के। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4, टेक्सटाइल्स नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये रिपीट क्वेश्चन था आईआईपी का, एक बार और हमने डेली डोज में किया था, और इसको आप पढ़ के जाएं क्योंकि आईआईपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है ऑफ इंडिया का, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है जीडीपी कैलकुलेशन में भी अब। तो इसीलिए आप इसको देख के जाएँ अच्छे से। अब देखिए क्या है, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एन इंडेक्स दैट शोज द ग्रोथ रेट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ इकॉनमी इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इट इज़ कंपाइल्ड, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि ये सीएसओ कंपाइल करती है मॉस्पी के अंदर। हमने जब जीडीपी जी और जीएनपी वाले चैप्टर देखा था, जो उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशंस का बात किया था, तो वहाँ पर हम लोग सीएसओ का बात किए थे। और सीएसओ में हमने देखा था कि वो क्या क्या कैलकुलेट करती है। वो सीपीआई कैलकुलेट करती है, वो आईआईपी कैलकुलेट करती है, वो जीडीपी कैलकुलेट करती है, ठीक है। अब देखिए बेस ईयर जो है आईआईपी का वो है 2011 से 2012, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। कोई भी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए उसका बेस ईयर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, द 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट अबाउट 40% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन दी आईआईपी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इंडेक्स में हर आइटम्स को हम लोग अलग अलग वेट असाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है उसको हम लोग 40% वेट असाइन करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सा है, कौन कौन सा है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज़। तो इसको आप ध्यान में रखें। आईआईपी का क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कैलकुलेट करता है, बेस ईयर क्या है, कोर इंडस्ट्रीज़ जो है वो कौन कौन है, और वो कितना परसेंटेज जो है वो वेट उनका असाइन किया गया है आईआईपी में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का, ठीक है, लेकिन ये आपके इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं, ग्लोबल लिविएबिलिटी इंडेक्स इज़ रिलीज्ड बाय, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यूईएफ जिसको बोलते हैं। दूसरा है आपका वर्ल्ड बैंक। तीसरा ऑप्शन है आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ईआईयू। और चौथा है आपका वेल्टंगर हेल्थ, ठीक है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है इकोनॉमिस्ट, ईआईयू जो है वो रिलीज़ करती है ग्लोबल लिविएबिलिटी इंडेक्स। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ऑकलैंड न्यूजीलैंड में जो है वो हैज़ टॉप्ड द ईआईयूज ग्लोबल लिविएबिलिटी इंडेक्स ऑफ 140 सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। वो जो है टॉप किया है। और देखिए इसमें क्या है, द इंडेक्स टेक्स इनटू अकाउंट मोर देन 30 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स स्पैनिंग 5 ब्रॉड कैटेगरीज, जिसमें है स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड इन्वायरमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जितना भी फैक्टर्स होता है आपके एक अच्छे लाइफ में होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, तो वो सब का वेटेज असाइन किया जाता है। और देखा जाता है कि ये कंट्री या ये टाउन जो है या जिस भी कंट्री में लाई करता है वो कितना रहने लायक है, ठीक है। और देखिए ड्यू टू पैंडेमिक है, ईआईयू जो है न्यू इंडिकेटर्स को भी ऐड किया है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया का कोई भी कंट्री, मतलब कोई भी जो क्या बोलते हैं, कोई टाउन या जो है वो इसमें लाइक मतलब सिटीज़ जो है इसमें आता है कि नहीं आता है। और आपका जो नीति आयोग भी जो है वो लिविबिलिटी इंडेक्स निकालती है, ठीक है। मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सा है इंडिया में, ये आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या हमारा है, ये अब है कि एम्बर बॉक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी मतलब रीसेंट तो नहीं है न्यूज़ में अभी खास करके, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, एम्बर बॉक्स फ्रीक्वेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, ठीक है, आपको बताना है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। पहला है आपका वर्ल्ड बैंक, दूसरा है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग डब्ल्यूटीओ बोलते हैं, आपका तीसरा है जो है वो ब्रिक्स है, और चौथा जो है वो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ है। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसका। इसका सही ऑप्शन है WTO, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्या है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो WTO में साइन किया गया है, एक एग्रीमेंट है। WTO जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते हैं हमेशा न्यूज़ में रहता है, क्यों वहाँ पर जितना ट्रेड डिस्प्यूट होता है, ठीक है, बहुत सारा मतलब फ्री ट्रेड में, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जो है WTO को ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था कि फ्री ट्रेड जो है वो प्रमोट किया जाए कंट्रीज़ में,
ट्रेड बढ़े, ओवरऑल इकॉनमी का ग्रोथ हो, ठीक है। तो डब्ल्यू का जब हम लोग का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला EPFO वाला हमारा रैपिड रिवीजन वाला जो सीरीज़ है, उसमें हम लोग जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग डब्ल्यू को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग इस कंसेप्ट को देखते हैं कि ये क्या मतलब होता है। देखिए AOA जो है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये क्या करता है, ये रिमूव करता है ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है। और इसमें इसमें देखिए क्या होता है कि जनरली आप सुनते होंगे कि न्यूज़ में रहता है कि WTO जो है वो ट्रेड बैरियर्स को हटाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्या होता है कि आपका जैसे टैरिफ होता है, ठीक है। कोई कंट्री अगर आपके जैसे फॉरेन के प्रोडक्ट पर अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दे, ठीक है, अगर वो बढ़ा दे तो वो सामान महंगा हो जाता है। तो उस तरह के बैरियर्स को हम लोग बोलते हैं टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। लेकिन एक होता है आपका नॉन टैरिफ बैरियर्स, उसमें आता है आपका सब्सिडीज़, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल सोचिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे सोचिए यहाँ के फार्मर भी चावल उगाता है, ठीक है, और US का भी फार्मर चावल उगाता है, ठीक है। अगर यहाँ का लोकल गवर्नमेंट, यहाँ हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो यहाँ के फार्मर को अगर सब्सिडी देने लगे चावल उगाने के लिए, तो वो क्या होगा कि जो आपके यहाँ का किसान का जो मतलब लागत लगता है चावल उगाने में, वो घट जाएगा, ठीक है। तो वो जब घट जाएगा तो वो क्या होगा कि उसका सामान जो है वो मार्केट में सस्ता हो जाएगा। तो वो क्या होगा कि बहुत कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। अब जो चावल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से या कहीं से, तो वो चावल जो है यहाँ पर नहीं बिकेगा। वो क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि हमारा लोकल फार्मर ही जो है वो ज़्यादा सस्ते में उस चावल को बेच रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सब्सिडीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़, ठीक है। और यही जो है आपका जो है जनरली एम्बर बॉक्स में आता है, ठीक है। जब सब्सिडीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग जो अंडर WTO हम लोग 3 कैटेगरीज में करते हैं। एक होता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एक होता है एम्बर बॉक्स सब्सिडी, और एक होता है आपका ब्लू बॉक्स सब्सिडी। बहुत जल्दी से समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी देखिए वैसा सब्सिडी होता है जो कि गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो डिस्टॉर्ट नहीं करता है ट्रेड को, ठीक है। इसको जनरली वैसा सब्सिडीज़ वर्ल्ड ओवर जितने भी गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को देती है, लेकिन ये क्या करती है, डिस्टॉर्ट नहीं करता है ट्रेड को, ठीक है। अब इसमें आप बोलिए कि किस तरह का सब्सिडी होता है, तो इसमें जनरली जो R&D होता है, जैसे हर गवर्नमेंट जो है जानते हैं कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है एग्रीकल्चर में अपने कंट्री के लिए, तो अगर उसके लिए वो सब्सिडी दे रही है तो उसको बोला जाएगा कि नहीं, ये ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब इससे ऐसा नहीं होगा कि हम इंडिया से अगर चावल वहाँ भेज रहे हैं बेचने के लिए, तो वो जो है उसकी वजह से वहाँ पे बिकेगा नहीं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, देखिए एम्बर बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्सिडी है। इसमें क्या है, इसी का मेन आपका जितना भी कंटेस्ट होता है WTO में, वो इसी से रिलेटेड होता है। हमारा जो MSP सिस्टम है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हम लोग अपने फार्मर्स को देते हैं, वो वाला जो प्रॉब्लम है वो इसी का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वो जो इसमें जितना भी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज होता है उसको एम्बर बॉक्स में इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारा, जैसे US भी कंटेस्ट करता है कि MSP सिस्टम को हटाया जाए, क्योंकि उसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ के मतलब यहाँ के फार्मर्स को गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, यहाँ का फार्मर्स जो है लोकल प्रोडक्शन अच्छा करने लगता है। तो अब होता है कि हम लोग बाहर से जो पहले ख़रीदते थे जो सामान, अब वो नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब WTO का ये रूल है कि आपको ट्रेड जो है वो प्रमोट करना है, तो इसीलिए ये जो है एम्बर बॉक्स आपका हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग WTO पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ब्लू बॉक्स क्या होता है, दिस इज़ द एम्बर बॉक्स विच कंडीशंस, ठीक है। मतलब ये भी सेम होता है एम्बर बॉक्स के जैसा, पर उसके साथ कुछ कंडीशन जोड़ देते हैं। क्या है, सच कंडीशंस आर डिजाइंड टू रिड्यूस डिस्टॉर्शंस, ठीक है। Any support that would normally be in amber box is placed in the blue box if the support also requires farmer to limit production, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सरकार जो है वो फार्मर को सब्सिडी देती है कि आप ज़्यादा प्रोड्यूस ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए एक कंट्री में काफ़ी चावल उगाने वाले फार्मर है, ठीक है। अब सब उगा लेंगे तो ऑब्वियसली सबको प्राइस तो नहीं मिलेगा। अच्छा, तो क्या होती है, गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, सब्सिडी देती है फार्मर्स को कि ठीक है, आप अपना मतलब आप चावल नहीं उगाएं और आप पैसा ले लें, ठीक है। मतलब वो एक तरह से वो समझ कंपनसेट करती है उसको कि ठीक है आप नहीं उगाइए, क्योंकि उसके वजह से जो है डिस्टॉर्शन होगा बहुत ज़्यादा, प्राइसेस जो है वो वैरी करेगा और मार्केट जो है वो उससे अनस्टेबल हो सकता है बहुत सारा। तो आप जो है अपने प्रोडक्शन को लिमिट करें और उसके बदले हम लोग आपको सब्सिडी देंगे, ठीक है। तो ये जो आता है आपका ब्लू बॉक्स में आता है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल जो पढ़ेंगे जब हम लोग WTO को देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो है ये 5 क्वेश्चंस जो है वो ओवर हुआ। आप जो है इस सीरीज़ को फॉलो करते रहें। डेली डोज में सिर्फ आपको क्वेश्चन मतलब डिस्कस किया जाएगा, बहुत डिटेल में नहीं जाया जाएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। और हमारा जो रैपिड रिवीजन सीरीज़ चल रहा है उसमें हम लोग ऑब्वियसली 10 लेक्चर को उसमें हम लोग प्लान किए हैं इकोनॉमिक्स का। तो पूरे 10 लेक्चर्स में जो है कोशिश करना है कि आपका इकोनॉमिक्स को ओवर कर दिया जाए EPFO से पहले, ठीक है। तो आप उसको रिलीजियसली फॉलो करें और इन बिटवीन आप जो है क्वांट भी पढ़ते रहें और
जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी पढ़ें, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक आ रहा है और एग्ज़ाम जो है वो बहुत चांसेस है कि वो होगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल अगर कुछ ऐसा थर्ड वेव का आता है, लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस लग रहा है, इसी जो है गवर्नमेंट जो है वो एग्ज़ाम लेगी। तो आप जो है पूरे स्पीड से अपना तैयारी करें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डेली डोज में, तब तक थैंक यू।